बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ और जिसमें हुल्लड़बाजी का मुजाहरा किया गया, आज से कुछ दिन पहले चलते हैं। 11 तारीख को जब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बजट इजलास से खिताब कर रहे थे और बजट तकरीर कर रहे थे, उस वक्त अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की जाती रही। हुकूमत की जानिब से खामोशी इख्तियार करने की बार बार तलकीन की जाती रही, लेकिन अपोजिशन ने रवैया ये अपनाया कि सीटियां बजाते रहे, नारेबाजी करते रहे, प्ले कार्ड्स लहराते रहे। एक दर्जे को तो अगर ये एहतजाज था तो एक जमहूरी रवैये के मुताबिक एहतजाज था। आज जब इजलास था, आज इजलास में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे तो हुकूमती बेंचेस की जानिब से सीटियां बजाई जाती रही, नारे लगाए जाते रहे, चोर छोर के नारे लगाए गए। जो स्पीकर हैं उन्होंने कुछ देर के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया। बाद में फिर इजलास का आगाज हुआ, शहबाज शरीफ साहब फिर आए, लेकिन फिर से वही रद्द अमल अपनाया गया। नौबत यहां तक आन पहुंची कि इजलास बजट की जो कॉपीज थी इजलास के दौरान वो एक दूसरे पर फेंकी जाती रही, नंगी गालियां दी जाती रहीं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया गया। हुकूमती बेंचेस ये कहते हैं इश्तियाल दिलाया अपोजिशन ने। अपोजिशन ये क्लेम करती है कि आज सारी की सारी हुल्लड़बाजी हुकूमती बेंचेस की जानिब से होती रही है। क्या ये वो ऐवान है जहां पर कानून साजी होती है? क्या ये वो ऐवान है जहां पर एक आम नुमाइंदा पहुंचता है, अवाम की नुमाइंदगी करता है? अगर अवाम की नुमाइंदगी ये है तो अवाम को ऐसी नुमाइंदगी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं राना साहब की जानिब। राना साहब, आज जो हुल्लड़बाजी हुई, जो भी इसका कसूरवार है, जिसने भी इश्तियाल दिलाया हो, लेकिन ये एक वीडियो मुलाहिजा करते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल ऐवान के अंदर होनी चाहिए जिसका तकद्दुस बहाल रखना चाहिए। राना साहब, ये चौक है, चौराहा है, कोई थड़ा है या मोहल्ले की दो मुखालिफ पार्टीज हैं कि एक दूसरे को इस तरह की गालियां दे रहे हैं, वो भी एक ऐसे ऐवान में जहां पर नुमाइंदगी के बाद लाखों लोग आपको मुंतखब करने के बाद भेजते हैं कि हमारी भलाई के लिए आप फैसले करें। तो ऐसे हैं भलाई के फैसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज जो कौमी असम्बली में हुआ, हम वो गाली सुना नहीं सकते, हम दिखा सकते हैं। जो गालियां निकाली गई, इतनी गलीज गालियां निकाली गई, दोनों ही तरफ से हुआ, मैं किसी एक तरफ से नहीं कह रहा। कुछ चीज़ सामने आ गई, कुछ सामने नहीं आ सकी। वो एक किताबचा, जो बजट किताबचा था, जिस पर पाकिस्तान का नाम भी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनका तकज्जुस करना चाहिए, वो ईवान जिसके अंदर बैठ के हमारी किस्मत के फैसले होने हैं, इस अवाम की बात की जानी है, लोगों की भलाई की बात होनी है। आज वहाँ पे क्या हो रहा था? आज वहाँ पे गालियाँ निकाली जा रही थी, उस बुक को पकड़ के एक दूसरे को मारा जा रहा था। और आज कौमी असम्बली का इजलास नहीं, माजरत से मुझे पता है कि इस पर बड़ा लोग कहेंगे जनाब, हो सकता है हमें कहा जाए जनाब आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन ये ऐसी लड़ाई तो मैंने बाटी गेट चौक में, पिंडी के राजा बाज़ार में, कराची के औरंगी में, पेशावर के टिक्का बाज़ार जहाँ टिक्के बिकते हैं, सदर बाज़ार वहाँ पे, कोयटा के जना रोड पे, मैंने वहाँ पे नहीं देखी। ये MPA थे, ये MNA हैं, ये वज़ीर हैं, ये अपोजिशन के लोग हैं, ये हुकूमत के लोग हैं, इनमें उलमाए कराम भी हैं, इनमें बड़े बड़े सियासतदान भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और गाली गलौज कैसी कई वज़रा, आप ज़रा, मैं चाहूँगा कि शीरी मज़ारी साहिबा क्या आवाज़ें लगा रही हैं, वो भी सुन लें आप, वो भी देख लें। और लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनको हम अपना उस फुटेज पे चलते हैं, उस फुटेज पे चलते हैं। नाज़रीन, ये एक और वीडियो मुलाहिजा कीजिए जिसमें कौमी असम्बली के अंदर हमारे जो मुंतखब अराकीन हैं, मुअज़्ज़ज़ अराकीन हैं, जिन्हें हम मुअज़्ज़ज़ अराकीन कहते हैं, वो उस मुक़द्दस ऐवान में क्या कुछ करते रहे हैं, वो देखते हैं।
रियाज साहब मुझे एक बात तो बताएं, ये आवाज़ सुनी आपने? सीटियां बज रही हैं, रेलवे स्टेशन था, 20 नंबर का बस का अड्डा था, किसी कॉलेज के बाहर खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं ये? क्या क्यों सीटियां बजा रहे हैं? ईवान के अंदर सीटी किसने लेके आने की इजाजत दी? ईवान के अंदर जो कुछ हुआ, क्या इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती? यासर साहब मुझे बताइए ना, क्या इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती? क्या इस पर स्पीकर साहब को, ईवान के जो दीगर लोग हैं, क्या उनको एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए? चाहे कोई भी शख्स हो। ये एक आप और मैं जुलूस लेके निकले होते ना, पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक जुलूस होता और उन जुलूस के जो लोग हैं वहां पे थोड़ी सी नारेबाजी करते, थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करते, तो अब तक पता चलता जनाब 300 अफराद पे मुकदमा दर्ज हो गया, इतने अफराद गिरफ्तार हो गए। क्यों जनाब? 144 तोड़ी है, गालियां निकाली हैं, ये सब कुछ किया है। तो वो ईवान जिसकी हिफाजत के लिए पुलिस वहां पे मुतय्यन है, जिसकी हिफाजत के लिए वहां पे किसी को आने की इजाजत नहीं है, वो मुकद्दस ईवान जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें कहती थी कि इस पार्लियामेंट को गाली निकालना, इस ईवान को गाली निकालना पाकिस्तान को गाली निकालने के बराबर है, इसके तकद्दुस को बमाल नहीं होने देंगे। तो आज क्या हुआ? आज क्या वहां पे क्या होता रहा? ये जितनी गालियां निकाली गई, जिस तरह नारेबाजी की गई, क्या ये जेब देता है? आप ये देखें ना, ये फुटेज देखें। ये इसी बात की शायद लेवरेज लेते हैं ये लोग कि अगर इधर कोई हंगामा आराई होगी, किसी को किताब भी दे मारेंगे, जिस तरह आज मलिका बुखारी जख्मी हुई हैं, तो ज़ाब्ता अखलाक तो मौजूद है, लेकिन ये अमल दरामद इन पे नहीं हो सकता। वो अमल दरामद होगा एक आम गरीब पे। क्या ये दोहरा मयार नहीं? इन पर बिल्कुल दोहरा मयार। इन पर क्यों नहीं हो सकता मुझे बताएं? पहले तो इनकी पकड़ होनी चाहिए, पहले तो इनको पकड़ना चाहिए ना यासर साहब। ये ज्यादा जिम्मेदार हैं, ये उस ईवान में बैठे हैं जिस ईवान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। इनको मुंतहिब करके भेजा गया है, इनको वोट दे के भेजा गया है, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अब तो ये एक सवालिया निशान है, क्या वो तमाम सियासी जमातें जिनके लोग इस वाकये में मुलव्वस हैं, क्या उन सियासी जमातों के जो जिम्मेदारान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या स्पीकर कौमी असेंबली इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जिम्मेदारी तो सारी की सारी स्पीकर की बनती है राना साहब। अब वो हम ले जाएं अगर पार्टी पे, मुझे एक बात तो आप वो देखें कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी उन्होंने शुरू किया, हमारे जो नौजवान अरकान थे वो जरा जज्बाती हो गए। वो दूसरे कहते हैं जी गाली इन्होंने दी थी, इसलिए हमने ये रद्द-ए-अमल करें कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई नौजवान जज्बाती होकर किसी को मारता है, किसी को गाली निकालता है, किसी का सर फाड़ देता है, किसी को उठाकर किताब मारता है, तो फिर उस पर एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नौजवान है, वो जज्बात में आ गया, उसको सामने शख्स ने जो है वो गाली निकाल दी थी। भाई ये सारी चीज़ें फिर ये कानून सब पे लागू करें, फिर ये सारी चीज़ें सब पे लागू करें। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये खुदा ना खास्ता, मैं फिर वो कह रहा हूँ ये किसी और की तरफ से हुआ होता तो आप देखते अब तक तूफान इकट्ठे होगा खड़ा हो जाना था, अब तक जनाब पता नहीं क्या से क्या हो जाना था। पूरी दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर हो ऐसा ही रहा है, लेकिन मेरे मुल्क की पार्लियामेंट में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राना साहब इस पे मौक़िफ़ ले लेते हैं। नाज़रीन हमें इसी बीच ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब आज जिस तरह की हंगामा आराई हुई कौमी असम्बली में, अगर हम मजमूई तौर पे सूरत हाल देखें सिंध असम्बली की भी, वहाँ पे भी सीटियाँ बजाई जाती रहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही बेशतर रहनुमा थे जिनकी जानिब से सीटियाँ बजाई जाती रहीं। एक बतौर फ़र्द जो आम माशरे का फ़र्द है, वो अगर किसी को मुंतखब करता है तो उसे अपना रोल मॉडल समझता है कि ये वो शख्स है जिसका शाहाना अंदाज है, पढ़ा लिखा है, गुफ्तगू अच्छी है, लोगों को अपनी जानिब मायल कर लेता है, बेहतरी के फ़ैसले ये करेगा। अगर वो इस तरह के नमूने देखे तो फिर वो जाएगा तो किस दर पे जाएगा? वो हज़रत इकबाल ने एक दफ़ा कहा था कि तिब्ब मगरिब के मज़े मीठे असर ख्वाब आवरी। ये जो मगरबी जमहूरियत है ना, ये राना अजीम साहब ने अभी एक फ़िक्रा कहा है कि पूरी दुनिया में इस तरह होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। ख्वाहिशात तो बहुत ही नेक होनी चाहिए, लेकिन पार्लियामान जो है 1970 में कायम हुई और मैं समझता हूँ कि इसकी तारीख़ ऐसे ही वाक़यात से भरी हुई है और अपोजिशन के साथ हुकूमतों का रवैया और अपोजिशन का हुकूमत से रवैया ये इसी तरह ज़ेर बहस रहा है। मैं अपनी बात से कोई जवाब फराहम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेनर एलिमेंट को प्रिवेल करना चाहिए और पार्लियामेंट को क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक चलाएं और जो हाउस की कमेटीज़ हैं उनको रूबा अमल लाया जाए
तो ऐसे वाक़यात के ऊपर रोकथाम की जा सकती है। हम सिर्फ पीटीआई को इसका इल्ज़ाम नहीं दे रहे, हम उन तमाम लोगों को दे रहे हैं जो कुछ की वीडियो सामने आ गई, कुछ की कल तक सामने आ जाएगी। इसी तरह होगा ना, कुछ की सामने आ गई, कुछ की सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे एक जवाब दे दें, आपने दुरुस्त कहा कि 70 साल से यही चल रहा है, तो अगले 70 साल भी फिर यही चलने दें। क्यों तब्दीली का नारा लेकर आप आए हैं? क्यों आप ये बात करके आए थे कि हम तब्दीली लाएंगे? क्यों आप कहते थे पार्लियामेंट के अंदर एक नया माहौल होगा? ये माहौल होगा, हम तो आपसे उम्मीद रखते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर पहले ही रोज आप ये कह दें कि हुकूमत नाकाम हो गई है और हम वजीर आज़म को पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बात नहीं करने देंगे और उनको तकरीर ना करने दी जाए, और एक दफ़ा को छोड़ के हर मरतबा वजीर आज़म के साथ यही रवैया इख्तियार किया जाए अपोजिशन की तरफ से, तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे ज़्यादा बड़ा इस्तेहकाक तो लीडर ऑफ द हाउस का है ना, तो कभी अपोजिशन ने इस बात का एहतमाम किया कि वो करे? दूसरा, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर, यानी अगर जापान से ज्यादा पढ़ा लिखा मुल्क तो कोई नहीं है, उनसे बड़े मुदब्बर तो कहीं पैदा नहीं हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चौधरी साहब, अगर मैं एक आम फर्द, एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैं आपसे देखें, मुझे मालूम है जो बात आप कहना चाहते हैं मेरी भी सुन लें। यानी जाहिर है मैं तो इसको कोई जवाब फराम नहीं कर रहा, दूसरी दफा कह रहा हूं, बल्कि मैं कहता हूं कि मजम्मत की जानी चाहिए ऐसे वाकयात की और ऐसी जुबान की। लेकिन हुआ क्या है, मैं आपसे अर्ज करता हूं, जो शख्स 1985 से पार्लियामेंट के अंदर है और तकरीबन मुसलसल पार्लियामेंट में रहा, लाहौर का एक रुकन असम्बली, उसने जिस दिन वजीर आजम का वोट का एतमाद था और कारकुनान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट के सामने जमा थे, एक तो नून लीग ने आगे कारकुनान के अंदर घुस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर याद है आपको किस कदर मुगल्लजात जो थी वह बकी गई थी। असल में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक यानी हर फर्द बैसियत फर्द की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, जब तक यानी आप ये तस्लीम नहीं करेंगे कि इमरान खान और पीटीआई एक लाफुल अखलाकी तौर पे ये हुकूमत है, कभी ये आपने एक फिक्रा अपोजिशन से कभी सुना कि हम तस्लीम करते हैं हुकूमत को? जब मैं अल्फाज और फिक्रों की बात कर रहा हूं, जब ऐसी कैफियत हो, हमने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में इस बात की मजम्मत की थी कि जब वजीर खजाना शौकत तरीन आए तो अपोजिशन की जानिब से जो रवैया अपनाया गया वो काबिल मजम्मत था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपको इसी अज़्म के साथ लाए हैं कि आपका रवैया दीगर जमातों से मुख्तलिफ होगा, लेकिन आपको वो वैसा ही करता देखते हैं, तो फिर जवाब क्या बचता है? मेरे भाई, मैं उसकी भी आपको कहानी सुना देता हूं। मिसाल के तौर पे स्पीकर ने बुलाया और बुला के वक्त, कवायद व ज़वाबित, कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा, यह तय हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, शौकत तरीन ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है और उसके बाद आपने ईवान का माहौल देख लिया। उसके बाद दोबारा स्पीकर ने बुलाया, स्पीकर के चैम्बर के अंदर फिर तलखी हो गई वहां पे। उसके बाद स्पीकर ने अपोजिशन को अलग बुलाया, हुकूमती अरकान को अलग बुलाया। जो यानी स्पीकर का डेकोरम है उसने पूरा एहतमाम करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा बात का आगाज हुआ जब कोरस में पीएमएलएन के लोग गालियां दे रहे थे, बस उससे बात आगे बढ़ती गई। मैं ये किसी बात को, गलती को, गाली को जवाब फराम नहीं कर रहा, मैं साथ साथ कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जी असल में मेरे घर में जो बच्चे टीवी देख रहे हैं, जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक देखा, जो वो लोग जो घरों में बैठे हैं इस तवक्को से, इस उम्मीद से कि इस बजट से हमें बड़ा कुछ मिलना है, पार्लियामेंट के अंदर हमारी तकदीर का फैसला होना है, तो आज का किसने किया या किसी ने नहीं किया, मैं इसका नहीं बात करता, सब नहीं किया। जिसने भी किया कि आज के पार्लियामेंट की इस कार्रवाई को देखने के बाद इस जमहूरियत से और इन अरकान असम्बली से क्या हमारे नौजवानों का, बच्चों का, घर में बैठी खवातीन का एतमाद नहीं उठ गया? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और एतमाद को, लेकिन अली नवाज ने बाहर आके प्रेस का सामना करके अपने जो भी उसका रवैया था उस गलती को तस्लीम कर लिया है।
मैं समझता हूँ गलती हो जाने के बाद गलती के ऊपर डट जाना वो उससे बड़ी गलती होती है। लेकिन गलती के बाद अगर कोई, मैं ये जवाब फराहम करूं कि जज्बात में आगे कोई ये सारा हो गया तो उसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। क्या मैं ये तवक्को रखूं कि वो जो पिछले 35 बरस से पार्लियामेंट के रुकन हैं लाहौर असम्बली के, वो भी कभी सोचेंगे अपने बारे में? जो कोरस में गालियां दे रहे थे वो भी कभी सोचेंगे? आए ना, अली नवाज के पास तो इतनी, यानी अल्लाह ताला ने उसको ये हिदायत दे दी कि उसने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। बाकियों को भी राना साहब मैदान में लाएं, किसी को फ़ोन करके पूछें कि क्या अली नवाज अवान की तरह आपने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली है? इसलिए कि घर में बैठे हुए सबकी मजम्मत करते हैं, हर किसी में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि अगर कोई गलती सरजद हुई, जबान से गलीज अल्फाज आपने अदा कर दिए तो आप उसकी मजम्मत कीजिए, अपने गिरबान में झांकिए और अपना एहतसाब खुद कीजिए। चौधरी साहब आगे बढ़ते हैं। ऐसे वक्त में कि जब आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात करनी है, ऐसे वक्त में जब बजट भी पास करवाना है, बजट इंशाल्लाह आपका पास भी हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको अपोजिशन की कुछ मुशावरत दरकार होगी। ऐसी हंगामा आराई क्या उस मुशावरत में खलल नहीं डालेगी? लेट मी रेफर बैक वंस अगेन टू द अर्ली डेज ऑफ द पार्लियामेंट। जब वजीर आजम का इंतखाब हुआ, उन्होंने हल्फ लिया और हल्फ के बाद तकरीर करना शुरू की। आप बता दीजिए कि अपोजिशन का क्या रोल था, अपोजिशन का क्या बयानिया रहा है, क्या अल्फाज वो अदा करते हैं। मैं अपनी जुबान से नहीं अदा करना चाहता। उन्होंने ये कहा इंतखाबात के बारे में, जो उन्होंने कहा वो रोजाना रिपीट करते, कभी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया कि ये हुकूमत और ये वजीर आजम है, और मुसलसल गिराने की कोशिश करते रहे। आपने भी और गिराने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश करते रहे। उसका मकसद ये है कि ईवान की कार्रवाई इस तरह चलेगी। क्या आने वाले दिनों में ये सारा कुछ इसी तरह होता रहेगा? राना साहब, जब हमने तस्लीम नहीं किया था ना, तो 432 पिटीशंस थी अपना उधर इलेक्शन कमीशन के अंदर, और आपको मालूम है 4 हल्के खोलने को हमने कहा था, चारों के अंदर बददियानती साबित हो गई थी। इसलिए 2013 के इंतखाब को 18 से मत कंपेयर करें, जिसकी कुल 23 पिटीशंस हैं, 23 ओनली, 12 एक पार्टी की हैं, 11 एक पार्टी की हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि आप दोनों इंतखाबात को बराबर रख सकते हैं। अलबत्ता एक तो अपोजिशन का इल्जाम यह है, बल्कि इल्जाम क्या है, अपोजिशन समझ रही है, ये कह रही है कि शहबाज शरीफ से आप खौफजदा हैं, इसलिए उसको बोलने नहीं देते, उसको कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने देते। और दूसरा, आज के इस वाकये के बाद वैसे तो वो अपोजिशन जो बिखरी हुई थी उसे आपने इकट्ठा कर दिया। वैसे अपोजिशन की बात के आगे आपने शहबाज शरीफ साहब की बात कर ली है। कोई अखलाकी पोजीशन शहबाज शरीफ साहब की है कि वो अदालत में जाके एक अपने बड़े भाई की, जिसके बारे में उन्होंने ये यानी बावर करा दिया था दुनिया को कि वो जां बलब है, उसकी जमानत दी कि वो वापस आ जाएगा, वो वहां पर अपने पोते की पोलो देख रहा है और कुल्फियां खा रहा है। यानी कोई अखलाकी हैसियत है शहबाज शरीफ की? 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर। यानी पूरा आपके पास ताकत है, इस्तेमाल करें। सब आपके पास, आप हुकूमत में इस्तेमाल करें ताकत को, लाएं बाहर से। क्या आप उनको बाहर से लाने का फैसला कर चुके हैं ना? तो लाएं बाहर से, उनका पासपोर्ट क्यों नहीं खत्म करें? उनका पासपोर्ट जो है, प्लीज मुझे इस बात की इजाजत दें कि आपका निजाम इस कदर बोदा है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? मैं बिल्कुल बरसरे मजलिस सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं, यहां का प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, यहां का एहतसाब का निज़ाम, यहां का अदालतों का निज़ाम, आप इसमें कह रहे हैं हमने अपनी पूरी जुर्रत का मुजाहरा किया है, किसी बड़े से बड़े को भी हमने ना छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। मैं मायूस नहीं हूं इस पूरे अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम से, ये इंशाल्लाह वक्त लगेगा। किसी सूरत में भी इमरान खान अपने मौक़िफ़ और अपने मंशूर से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। और ये जो एहतसाब की बात और अपोजिशन का किरदार की बात, अपोजिशन में आज आपसे कहता हूं, कोई आ जाए, मैं सुबह ईवान बाला के अंदर जाऊंगा और ऐलान करूंगा, जुमे की रोज़ मेरी
यानी बात का इम्कान है कि जिस तरह का रवैया आज अपनाया गया ये मुस्तकबिल में ना अपनाया जाए कर लें, और जो वादे हैं, जो दावे हैं, जो उम्मीदें हैं वो जल्दी बरलाई जाना चाहिए। एक चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, बजट पे बहस हो रही थी, हमें 3 दिन बजट से पहले पता चला कि IMF डिमांड कर रहा है पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पे, लेकिन वजीर खजाना मुसर है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। बजट तकरीर भी हो गई, हमें ये वादा भी सुना दिया गया कि जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। आज पेट्रोलियम की कीमतें काबीना ने मंजूरी के साथ बढ़ा दी हैं, 12 बजे इतलाक हो जाएगा। इस पर अपोजिशन जो आप पर इल्जाम लगाती है वो तो सच साबित होता है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि यानी काबीना के सामने जो भी मुल्क की सूरत हाल है उसको कोई भी फैसला, अभी बजट पास नहीं हुआ, बजट के ऊपर ये कोई इनकॉर्पोरेशन का उसने नहीं फैसला कर दिया। यानी हम अपने उस बजट के हवाले से जो हमारा ऐलान है उसके ऊपर कारबंद रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम फेस कर रहे हैं पेट्रोलियम की प्राइसेस का नहीं, जो ऐलान किया गया था वो आपको मालूम है, पावर की, बिजली की कीमतों का कहा गया था कि हमने उनको कहा है कि ये सर्कुलर डेट जो है ये इसकी वजह से आप हमें दबाव में ला रहे हैं कि हम इसकी कीमत बढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी कीमत, ये पेट्रोलियम के हवाले से बात नहीं की गई थी। आपको भी मालूम है कि बाहर से यानी जो कीमत बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर होती है आपको उसके साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में उतार चढ़ाव होता है। उम्मीद करते हैं जो बात की गई थी वो पावर सेक्टर के लिए की गई थी, बिजली के लिए बनाने हैं तो अवाम पर ज्यादा बोझ ना डाला जाए। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज से 1-2 हफ्ते पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से जब ये पूछा जाता था कि आप जहांगीर खान तरीन ग्रुप से राब्ता करेंगे, उनको मनाएंगे, उनको अपनी तरफ लेके आएंगे, उन्हें तोड़ेंगे, तो वो ये कहते थे हमें राब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़राए अब क्या बताते हैं, क्या कोई राब्ता हुआ है? उस राब्ते में ऑफ़र क्या की गई थी? उस ऑफ़र के बदले में जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने जवाब क्या दिया? किस अहम रहनुमा ने रोल अपनाया है? इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ रुख करते हैं। राना साहब, बजट इजलास से कबल क्या किसी ने राब्ता किया? अगर राब्ता किया तो वो टास्क किसकी जानिब से सौंपा गया था? मरियम नवाज साहिबा की जानिब से या शहबाज शरीफ साहब की जानिब से? किसी ने फैसला किया? यासर, ये बड़ा अहम तरीन आपको एक तो इंकशाफ कर दें कि लोग समझ रहे हैं शायद जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो खामोश हो गया, ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं। पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, इसमें जहांगीर तरीन ग्रुप का रोल है और रहेगा, और इसको अपोजिशन जमातें भी समझती हैं। पंजाब के बजट से चंद दिन पहले मियाँ नवाज शरीफ की हदायत पर जहांगीर तरीन ग्रुप के चंद एक अफराद से राब्ते किए जाते हैं। उन राब्तों के बाद उनको ये कायल करने की कोशिश की जाती है कि सियासी फ़ज़ा बनाएं और आप इस तरह करें कि आप पार्लियामानी पार्टी का इजलास जो एक दिन पहले होता है बजट से, आप उसका बाइकआउट कर दें। ये पंजाब का, और उसका बाइकआउट करें, उसमें आपके वज़रा ना जाए। बाइकआउट इस तरह करें कि आप कहें जी पहले हमें ये बताया जाए हमारे मुतालबात, हमारी तरक्याती स्कीमें, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये बहाना करें। उसके बाद जिस दिन इजलास होगा उस दिन भी आप गैर हाज़िर रहें या आप अपना खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करें। अच्छा, ये पूरी प्लानिंग हो रही है। इस प्लानिंग के पीछे मुस्लिम लीग नून खड़ी है। कुछ लोगों को कायल करने की कोशिश की जाती है मॉडल टाउन में। या सर, मैं आज किसी मीडिया को नहीं पता था, मॉडल टाउन में पार्लियामानी पार्टी के इजलास से एक दिन पहले जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास होता है मॉडल टाउन में एक रहायशगाह पे। उस इजलास में जो लाइन पीछे से नून लीग का कुछ लोग कोशिश कर रहे होते हैं, वो बात शुरू होती है तो नुमान लंगरयाल सूबाई वज़ीर है जहांगीर तरीन ग्रुप से, इनका बड़ा गहरा तल्लक है। तो नुमान लंगरयाल जो हैं वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जनाब एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, और ये बजट जो है इस पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, पूरे मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमने जो हलफ उठाया हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमने हलफ पंजाब असम्बली में जो उठाया, कौमी असम्बली में उठाया, इस पाकिस्तान के लिए उठाया, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और वो अपने दोस्तों को कायल करता है, नुमान लंगरयाल जो सूबाई वज़ीर हैं। कायल करने के बाद फिर ये फैसला होता है कि पार्लियामानी पार्टी के इजलास में जाए। अच्छा, जब वो पार्लियामानी पार्टी के इजलास की तरफ जाते हैं, यासर बड़े मज़े वाली बात है, तो नून लीग के वही लोग जो हैं अहम रहनुमा, उन्हें फ़ोन करके रोकने की कोशिश करते हैं
उनके कुछ लोगों को बागी करने की कोशिश करते हैं। ये भी आपको एक बड़ी मसद का इतला दो, जिसमें से कुछ लोगों को यहाँ तक कहा जाता है कि हम आपको इलेक्शन में टिकट आप भी अनाउंस कर देते हैं, आप बस खुल जाए। लेकिन वहाँ पे चूँकि ये सारा फैसला हो चुका होता है, ये सारे काबीना के इजलास में भी जाते हैं, ये सारे शिरकत करते हैं बजट में भी, और ये बिल्कुल वाज़े कहते हैं कि हम रहेंगे जहांगीर तरीन के साथ, हमारा एक तल्लक है उससे नहीं चलेंगे, लेकिन आखिरी हद तक हम अपने तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। और अगर हमारे वादे वफा नहीं भी होते तो हम अंदर रह के लड़ाई करेंगे, बाहर नहीं। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की वो शख्सियत बरतानिया में फ़ोन करती है, बाकायदा जाती उम्रा में किसी से मुलाकात करती है जाके, जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगी होती हैं, वो बताते हैं जनाब ये काम तो नहीं चला। तो वो कहते हैं अगर ये नहीं चला तो फिर आप कोशिश करें किसी तरीके से अपने बागी लोगों को वापस 1 2 3 किसी को ले आए। या सर ये भी मैं आपको, अच्छा वो मानने को तैयार है, पहले तो वो मानने को भी उन्होंने कहा ले आए किस तरीके से ताकि हम कुछ सियासी घेल बनाएं। वो उस तरफ कोशिश करते हैं तो उस पर भी नाकामी होती है, बल्कि ज़्यादा नाकामी होती है। और जलील शरकपुरी साहब आपको पता है उनकी दरखास्त आ जाती है। ये सारा कुछ उसी पहराए में होता है। ये वो अंदर की बात थी कि जो आपको बताना, जो जानना ज़रूरी थी कि ये पूरी एक प्लानिंग थी। पंजाब में जो तब्दीली की बातें हो रही थी ना, उनके जहन में था कि हम जहांगीर तरीन ग्रुप को अपने साथ मिला लेंगे और 35-40 वोट पंजाब में ये मिल जाएंगे और इनका आगाज़ करवाएंगे बजट इजलास से। बजट इजलास से अब बड़ी खुफिया मीटिंग हुई है ये मॉडल टाउन में, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, ये मॉडल टाउन में मीटिंग हुई है। और उसमें नुमान लंगरियाल जो हैं सूबाई वज़ीर हैं, इन्होंने वहाँ पे जाके इनको कायल किया और उस कायल करने के बाद जहांगीर तरीन साहब ने भी अपना रोल अदा किया। फिर जाके ये मामला नून लीग की यह साजिश नाकाम हुई। अब अगली साजिश सुन ले क्या होगी। अगली साजिश मुस्लिम लीग नून ये करने लगी है कि उन्होंने एक लाहौर से तल्लक रखने वाले रुकने असम्बली और 11 दूसरे रुकने असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए। लाहौर वाले को कहा है कि तुम्हारे मुकाबले में हमारा उम्मीदवार कोई नहीं खड़ा होगा, टिकट भी दे देंगे लेकिन वक्त हालात के मुताबिक ज़रूर देंगे। और बाकी जो हैं उनको कहा गया कि जनाब आपको भी सीटें देंगे, टिकट देंगे, आप एक हम ख्याल ग्रुप बना लें। आप मेरा इशारा समझ गया मैं जब हम ख्याल कहता हूँ। तो अभी तक तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक फैसलाबाद से और सियालकोट से 2 अफराद जो हैं इस काम की ज़िम्मेदारी लेके निकले हुए हैं और वो कहते हैं कि हम जल्द इसमें कामयाब हो जाए। चलें देखते हैं कि फैसलाबाद की एक बड़ी शख्सियत और सियालकोट की भी एक बड़ी शख्सियत अगर इस काम के लिए निकली है, पुराने सियासतदान है, किस हद तक मना पाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खबर होगी तो वो अपने लोगों को किस तरह अपने साथ जोड़े रखती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेट्रोलियम के हवाले से। पेट्रोलियम माफिया जो है वो अभी तक कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, इसकी कीमतों में इस्तेहकाम क्यों नहीं है, इसकी जो तरसील और इसकी आमद का जो तनासुब है वो बरकरार क्यों नहीं रहता, अभी तक जो कार्रवाई हुई, जो रिपोर्ट मुरतब की गई उस पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया जा सका, एक्शन क्यों नहीं लिया जा सका, क्या वो इतने ताकतवर हैं कि एक्शन लेना मुश्किल है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, माफिया ताकतवर है, हुकूमत कमज़ोर है, या फिर अभी काम रफ्ता रफ्ता चलाना चाह रहे हैं, एक्शन नहीं लेना चाह रहे? नहीं यार सर, एक तो हम अपने स्क्रीन पे वो वीडियो दिखाते हैं, वो फुटेज दिखाते हैं जो फुटेज चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चंद दिन पहले कहा कि जनाब मैं इस मुल्क में वो माफिया जो स्मगलिंग करता है पेट्रोल की, वो इतना बड़ा माफिया कि खरबों रुपये का नुकसान करता है पाकिस्तान का, हम उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने लगे हैं। उसमें मोबाइल भी है, उसमें ईरानी पेट्रोल है, इस स्मगलिंग शुदा पेट्रोल है। अब इसकी मार्केटें पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट आपको मज़े वाली बात बताऊँ कहाँ पे है इसकी, कोयटा के बाद, कोयटा और पेशावर और कराची के बाद, ये 3 शहरों के बाद बड़ी मार्केट लाहौर में। ये जो आपको फुटेज दिखा रहे हैं हम अपने स्क्रीन पे, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है हमारे पास। ये फुटेज मैंने खुद बनवाई, यानी मैं खुद गया वहाँ पे ख़रीदार बन के। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं, बड़े मारूफ ब्रांड्स जो हैं, उन कंपनियों के ये जाली मोबाइल तैयार हो रहे हैं जो हम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग डलवाते हैं, मोटरसाइकिलों में डलवाते हैं। और मज़े वाली बात है कि इसी ये लारी अड्डे में है मार्केट लाहौर के। इमरान खान साहब, ये किसी देहात में नहीं है जो पुलिस को पता ना चले।
वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये किसी ऐसे इलाके में नहीं है जहां पता ना चले कराची में हम कह सकते हैं सिंध हुकूमत है वो नहीं पकड़ सकती जी। वहां पे कई पुलिस अफसरान के खिलाफ भी आया कि उन्होंने तेल स्मगलिंग शुद्ध तेल रखा होता है ज़ेरे ज़मीन टैंकर बना के, चले नहीं वो पकड़ सके। रिपोर्ट्स तो आपके पास आ गई। ये तो लाहौर शहर है और ये लाहौर का इलाका लारी अड्डा है, जिसको थाना भी वही लगता है, एसपी सिटी लगता है, एसएसपी लाहौर लगता है। कोई शक नहीं कि सीसीपी लाहौर डेड ऑनेस्ट आदमी है, कोई शक नहीं कि डीआईजी लाहौर डेड ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन ये हो क्या रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ ऐलान करते हैं कि इस माफिया को पकड़ लेंगे और रोज़ाना करोड़ों रुपए का स्मगलिंग शुदा तेल वहाँ आता है, मुख्तलिफ महकमे अपना हिस्सा लेते हैं, पुलिस वहाँ निगरानी करती है, वहाँ पे ये तेल बिकता है, पूरे पाकिस्तान में जाता है, मोबाइल बिकता है। ज़रा आप देखें तो सही स्क्रीन पे ये डब्बे आपको नज़र आएंगे, ये वो है यासर जो आप भी अपनी बाइक पे या गाड़ी में डलवाते होंगे, मोबाइल में भी जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये माफिया जब पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, ये माफिया बाकायदा पेट्रोल पंपों पर इस पेट्रोल को पहुंचाता है, यही मोबाइल वहां पे पहुंचता है दुकानों पे और बिक रहा है, और पुलिस और दीगर अदारे सिर्फ खामोश तमाशे ही बने हुए हैं। अभी जाके वहां पे रेड करें तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का सामान मिलेगा, लेकिन 1 घंटे बाद दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि बॉर्डर से चलते हुए जब बसेस के जरिए स्मगलिंग की जाती है, पूरी चेन है, फिर शहर दर शहर इसे मुंतकिल किया जाता है, और लाहौर जैसे बड़े शहर में अगर इसकी स्मगलिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है, तो फिर ये हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत अगर ये नहीं देख पा रही तो हुकूमत को फिर और क्या दिखाई देगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मौलाना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।